नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम मेल चैनल पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के पोएट्री सेक्शन के सबसे पहले चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो की। दोस्तों, इस चैप्टर को काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन उस वीडियो तक पहुंचने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 की सभी विषय जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और इसी क्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये केवल यूपी बोर्ड वालों के नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बिल्कुल सेम है, यानी ये इस चैप्टर से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के चैप्टर कवर हो जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यहाँ जो डस्ट ऑफ स्नो दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब है कि पार्टिकल स्नो यानी बर्फ के कणों की बात की गई है कि बर्फ का छिड़काव या बर्फ के कण जो है वो राइटर पर कैसे गिरते हैं और इस चैप्टर में क्या घटना घटित होती है, इन सभी चीजों की हम एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसको सिग्निफिकेंस माना जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक नजर डालेंगे इस चैप्टर के पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन पर। दोस्तों, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, है ना। आप फिगर में देख पा रहे हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ मार्च 26, 1874 में, यानी 26 मार्च 1874 को, और इनकी मृत्यु होती है जनवरी 29, 1963, यानी 29 जनवरी 1963 को। दोस्तों, ये अमेरिकन पोएट है जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं अपनी उन रचनाओं के लिए जिनके लिए इन्होंने ग्रामीण जीवन को आधार माना है। यानी इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रामीण जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी हैं जो कि नए इंग्लैंड से संबंधित हैं। साथ ही साथ इनका जो कमांड है वो कोलोकियल स्पीच पर है, अमेरिकन कोलोकियल स्पीच। कोलोकियल स्पीच एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो कवि है वो बहुत ही कम शब्दों में या कुछ शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही बड़ी बातें कह जाता है। साथ ही साथ इनकी जो रियलिस्टिक वर्ड्स हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, यानी इन्होंने बहुत सी वास्तविक जीवन पर आधारित या वास्तविकताओं पर आधारित कविताएं लिखी हैं। दोस्तों, बात करें अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में अचीवमेंट्स की, यानी कौन कौन से अवार्ड मिले हैं या क्या अचीवमेंट इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, तो उसके लिए आप देख पा रहे लिखा है फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कह रहा है कि कई बार अपने जीवन में अवार्ड पा चुके हैं और कह रहा है एंड इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री। और ये कह रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे पोएट हैं, केवल एकमात्र ऐसे पोएट हैं जिन्होंने एक बार दो बार नहीं बल्कि 4 बार पुलिट्जर प्राइज जो है अपने नाम किया है। अब पुलिट्जर प्राइज क्या होता है इसका फिगर आपको नीचे दिख पा रहा होगा, इसको बोलते हैं पुलिट्जर अवार्ड। और ये किसके लिए दिया जाता है, तो पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। और एक किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार पुलिट्जर पुरस्कार को ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 4 बार हासिल किया है। ठीक, आई होप कि एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको इस पोएट के बारे में मिल गई होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर और स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो नाम पहले डिस्कस हो चुका है, कुछ खास बातें जान लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। दोस्तों, होता क्या है कि जो यहाँ पर आपके कवि यानी पोएट जो दिख रहे हैं उनका मूड ऑफ होता है, वो थोड़े सैड होते हैं, और जब वो एक हेमलॉक के ट्री के पास खड़े होते हैं जहां पर एक क्रो जो है वो बैठा होता है एक ब्रांच पर, और जब वो पेड़ को हिलाता है तो वहां पर बर्फ की कुछ बूंदें या बर्फ के कुछ पार्टिकल गिर जाते हैं जो पोएट है उनके शरीर पर, और उनका मूड चेंज हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये किस प्रकार से जो लेखक हैं या जो पोएट हैं उनका मूड चेंज हो जाता है और क्या है इस चैप्टर में, इस चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, दिया है इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब एन इंसिडेंट व्हिच चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको यही जानना है कि किस प्रकार से जो पोएट होता है जिसका मूड ऑफ होता है वो कैसे अपने मूड को फिर हैप्पीनेस में या हैप्पीनेस की सिचुएशन में लाता है। सभी चीजों का डिस्कस हम करेंगे और देखेंगे। इस चैप्टर में देयर आर 2 स्टेंजा इन द पोएम। इस चैप्टर में केवल 2 ही स्टेंजा हैं, बहुत ही छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही मोरल एक पर्पस लेकर के इस
पूरे पोएट्री में आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज यूज की गई हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर और जानते हैं कि क्या खास है इस चैप्टर में। तो दोस्तों अगर बात करें डस्ट ऑफ स्नो की, तो यहाँ लिखा हुआ है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दवे मतलब जिस प्रकार से, या क्रो मतलब एक कौवा, सुक यानी हिलाया, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ देखिए सुक डाउन का मतलब होता है गिराना। कह रहा है कि जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण या बर्फ के पार्टिकल गिराए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब हो गया कि हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक एक प्रकार का पेड़ होता है। कह रहा है कि जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कुछ पार्टिकल को, बर्फ के कुछ टुकड़ों को मेरे ऊपर गिराया, तो उससे क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूइड। कह रहा है कि हैड गिवन, उसने मुझे दिया, माई हार्ट यानी मेरे हृदय को, अ चेंज मतलब एक परिवर्तन, ऑफ मूड मतलब मूड का। कह रहा है कि उसने मेरे हृदय में जो मेरा मूड था उस चीज को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूइड। और कह रहा है कि जीवन के उस हिस्से को बचा लिया जिसे मैंने कुछ समय पहले और बर्बाद कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो यहाँ पर पोएट हैं उनका मूड होता है ऑफ। वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं, सैड होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं, थोड़ा सा उनको रिग्रेशन होता है। लेकिन जब वो इस हेमलॉक के पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं जहां पर एक कौवा जो है वो बैठा होता है, और जब वो कौवा उन बर्फ के कणों को लेखक के शरीर पर गिराता है, तो उससे जो लेखक का मूड है वो परिवर्तित हो जाता है। यानी इनको हैप्पीनेस मिल जाती है, प्रसन्नता मिल जाती है, और मूड जो है उनका फिर से सही हो जाता है। यानी इनको जो मानसिक स्थिति है उसमें बदलाव आ जाता है, और ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जो मेरा डे था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता, वेस्ट हो जाता। तो यही चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं कि किस प्रकार जो नेचर है वो हेल्प करती है किसी व्यक्ति को उसके मूड को परिवर्तित करने में और उसके दिन को उसके लिए उपयोगी बनाने में। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। कह रहा है कि जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के पार्टिकल गिराए फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक के पेड़ से। यानी हेमलॉक के पेड़ से जिस प्रकार एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के पार्टिकल या बर्फ के कण गिराए, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को एक मानसिक परिवर्तन दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूइड। कह रहा कि और मेरे जो बचे हुए दिन थे जिसको मैंने कुछ बर्बाद कर दिया था उसको फिर से बचा लिया। ठीक, यानी उसका मूड फिर से परिवर्तित हो गया, वो फिर से हैप्पी हो गए और अपने काम में लग जाते हैं इस छोटी सी घटना के कारण। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको जानी है, डिस्कस करेंगे, क्या ग्लोसरी है इसमें। तो डस्ट ऑफ स्नो का यहाँ मतलब है फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक प्रकार का ये पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला एक पेड़ होता है जिसको कहीं ना कहीं बैड वोमेन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। और यहाँ पर जो रूड है इसका मतलब होता है फेल्ट सैड अबाउट, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी दुख महसूस करना या फिर पछतावा करना या अफसोस करना। दोस्तों जो हेमलॉक ट्री है और यहाँ पर जो क्रो है, इन दोनों को अपशगुन माना जाता है। लेकिन वही पोएट समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी जो चीजें अपशगुन मानी जाती हैं उनमें भी नेचर कुछ ऐसे क्रियाकलाप ऐड कर देता है या कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐड कर देता है जो हमारे उस अपशगुन को सगुन में बदल देते हैं, यानी सैडनेस को हैप्पीनेस में चेंज कर देते हैं, जैसा कि कौवे और हेमलॉक ट्री ने किया। तो दोस्तों इस पूरे पोएट्री में पोएट ने यही समझाने की कोशिश की है कि जो नेचर है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है आपके मूड को बदलने में, और हमें सगुन और अपशगुन से हट करके वही काम करना चाहिए जिससे कि हमारा समय बर्बाद ना हो। यानी किसी भी चीज को लेकर के पछतावा करने से अगर आपका पूरा दिन खराब होता है तो उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ खास चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज है। तो दोस्तों अगर बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ ए बी की राइमिंग है। जैसे यहाँ पर क्रो और यहाँ पे स्नो, फिर यहाँ पे मी और यहाँ पे ट्री, तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी। बात करते हैं दूसरी चीज, तो यहाँ पर एक चीज यूज है जिसे बोलते हैं एजोनेंस। दोस्तों एजोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वावेल साउंड, यानी वावेल साउंड का जब रिपीटेशन होता है किसी भी लाइन में तो उसी को बोलते हैं एजोनेंस। जैसे आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर दूसरी लाइन में सुक में डबल ओ, फिर डाउन में ओ, फिर ऑन में ओ, यानी 3 बार यहाँ पर एक ही वाइवल साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो बोलेंगे इस लाइन में किसका यूज है, एजोसेंस का, ठीक, सॉरी एजोनेंस का। इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक और चीज है जिसको बोलेंगे एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है, कह रहा है वन सेंटेंस इन डिफरेंट लाइन विदाउट यूजिंग एनी मार्क। कह रहे कि जब एक ही सेंटेंस को बिना किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज किए पोएट्री के रूप में हम यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एंजाबमेंट। जैसे आप देख पा रहे हैं, द वे से लेकर के लास्ट में हेमलॉक ट्री तक ये पूरा एक ही सेंटेंस है और बीच में किसी भी प्रकार के मार्क का यूज नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के डिवाइसेस को बोलते हैं एंजाबमेंट। ठीक, बात कर रहे हैं अपने अगले स्लाइड की। तो अगला जो स्लाइड उसमें दिया है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रोइंड। यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी करके है, जैसे आप देख पा रहे हैं हार्ट और पार्ट, यहाँ पे मूड और रूट। ठीक, इसके बाद बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, एंजाबमेंट है। एंजाबमेंट क्या होता है, जब भी आप किसी भी पोएट्री में बिना पंक्चुएशन मार्क यूज किए उस पोएट्री को लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाबमेंट। जैसे यहाँ पर भी किसी भी मार्क का यूज नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड। जैसे आप लाइन 5 और लाइन 7 में देख पा रहे हैं, लाइन 5 जो है वहां पर देख पा रहे हैं लिखा है हैज गिवन माई हार्ट। यहाँ पर जो HAS है और यहाँ पर HEART, यानी हैज और हार्ट का जो पहला लेटर है वो H है, यहाँ रिपीट कर रहा है और फिर यहाँ H रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या है, ये एलिट्रेशन है। जब सेम साउंड रिपीट करते हैं किसी वर्ड में स्टार्टिंग में तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे हैज का H और यहाँ पर हार्ट का H, यानी दोनों में सेम साउंड रिपीट कर रहा है, इसको बोलेंगे एलिट्रेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके लाइन नंबर 7 में, यहाँ पर सेव्ड और सेम, यहाँ का जो यस है सेव्ड का और सेम का, इन दोनों में यस की रिपीटेशन हुई है, यानी यहाँ भी क्या है, एलिट्रेशन है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं एक और लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई जिसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। और ये जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स जो है उसमें जो आपके शब्द आ रहे हैं उसके शुरू में ही किसी वर्ड का रिपीटेशन हो, वो बीच में भी हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे, जैसे यहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लास्ट लाइन में यहाँ पर डे और हैड और फिर यहाँ पे डी में सबसे लास्ट लाइन में यहाँ पर डी का रिपीटेशन, फिर यहाँ डी का रिपीटेशन और फिर यहाँ डी का रिपीटेशन। सबसे लाइन में 3 बार डी का यूज किया गया, तो बोलेंगे यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइसेज है, कॉन्सोनेंट्स है। ठीक, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पोएट्री जो आपका दिया गया था डस्ट ऑफ स्नो, उसका मतलब क्या है, वास्तव में पोएट्री किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है, क्या वो मैसेज देती है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है। साथ ही साथ हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज यूज की गई हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक। मिलेंगे आपसे फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।